नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल से संबंधित आपको बताने जा रहा हूँ। आदिकाल की विशेषताएं। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, संवत 1050 से लेकर 1375 तक संवत तक जो कुछ लिखा गया उसको हमने आदिकाल कहा। अलग अलग नामों से अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को पुकारा। अब आदिकाल, जो नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल दिया है, उस काल की विशेषताएं क्या क्या थी, किस तरह का काव्य लिखा गया, उस विशेषताएं का मतलब है कि उस काल में वो जो काल अवधि है, संवत 1050 से 1375 के बीच में जो काल अवधि है, जो समय सीमा है, उसके बीच में कैसा काव्य लिखा गया, क्या कुछ लिखा गया, उसकी विशेषताएं क्या थी। जितना भी साहित्य लिखा गया उसके बीच में उसमें था क्या, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस समय क्या लिखा जाता था और क्या लिखा गया और क्या लिखा जाना चाहिए। तो वो जो काल था उसकी विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं, उस प्रश्न को लेकर आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो आदिकाल की विशेषताओं का जहां तक प्रश्न है, तो पहली जो विशेषता है, मुख्य विशेषता आदिकाल की, वो ये विशेषता है कि इस काल की रचनाएं जो है संदिग्ध रचनाएं हैं। तो पहली जो पॉइंट है इसका, संदिग्ध रचनाएं। संदिग्ध रचनाएं संशय को लेकर, संशयता रचनाओं में। संदिग्ध रचनाओं का मतलब इसमें जो आपने लिखना है, जैसे आपने पॉइंट देना है ना, मान लो आपको आदिकाल की विशेषताएं जो है वो पूछी जाती हैं, तो आपने जो है सबसे पहला पॉइंट देना है कि आदिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, संदिग्ध रचनाएं। उसके बाद आपने उसकी व्याख्या करनी है कि संदिग्ध रचनाओं में क्या लिखना है आपने आदिकाल में। ठीक है जी। तो संदिग्ध रचनाएं जो हैं, आदिकाल में जितनी भी रचनाएं हमारे सामने आई वो सब संदिग्ध हैं। संदिग्ध मतलब उनके ऊपर शक है कि वो रचनाएं आदिकाल में थी भी या नहीं थी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि दुनिया की कुछ ऐसी रचनाएं हैं आदिकाल की जो कि दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं। किसी भी लाइब्रेरी में वो उपलब्ध नहीं है, किसी भी पुस्तकालय में वो उपलब्ध नहीं है। और कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि अप्रमाणिक सिद्ध हो चुकी हैं, कई अर्ध प्रमाणिक सिद्ध हो चुकी हैं। इसलिए आदिकाल में सबसे बड़ी विशेषता आदिकाल की ये है कि इसकी रचनाएं ही संदिग्ध हैं। संदिग्ध हैं इसमें रचनाएं जो लिखी गई हैं, जैसे आपका पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, परमाल रासो, जो रासो ग्रंथ हैं वो संदिग्ध हैं। पता ही नहीं है कि वो थे भी या नहीं थे, लिखे गए या नहीं लिखे गए। तो संदिग्ध रचनाएं जो हैं, ये एक मुख्य विशेषता जो है आदिकाल में देखने को मिलती है। तो पहली विशेषता मैंने आपको बताई, संदिग्ध रचनाएं। और जो दूसरी विशेषता वो है ऐतिहासिकता का अभाव। दूसरी जो विशेषता आदिकाल की हमें देखने को मिलती है वो है ऐतिहासिकता का अभाव। इतिहास से आदिकाल की जो तिथियां हैं, जो डेट्स हैं, वो इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि इतिहास तो फैक्ट पर काम करता है। इतिहास जो इतिहास रहा है वो बताया जाता है, परंतु सबसे बड़ी बात ऐतिहासिकता के साथ तिथियां मेल नहीं खाती है। जो तिथियां आदिकाल में दी हुई हैं वो तिथियां इतिहास के साथ वो तिथियां मेल ही नहीं करती हैं। कारण, इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो आदिकाल के जो कवि हुए, चारण और भाट जो कवि हुए, वह राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे, और उनका काम राजाओं की स्तुति करना था, राजाओं की प्रशंसा करना था, चाहे झूठी ही प्रशंसा कर दी जाए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे राजाओं के साथ युद्ध करवा दिया अपने आश्रयदाताओं का, जो उनको पैसे देते थे, जो उनको धन देते थे, उनका ऐसे ऐसे राजाओं के साथ युद्ध करवा दिया जो उनके कार्यकाल में थे ही नहीं। मान लो आज कोई राजा है, उसका युद्ध 1700 में पैदा हुआ राजा के साथ करवा दिया, जो कि बहुत बलशाली राजा था, उसके साथ युद्ध करवा दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इतिहास से तिथियां मेल ही नहीं खाई, क्योंकि जो राजा 300 पहले राज करता था उसका आज के राजा के साथ युद्ध करवा दिया।
तो इतिहास से तिथियां मेल नहीं खाएंगी। कारण क्या था? उनका कारण था कि अपने राजाओं की प्रशंसा करना, इतने इतने बलशाली राजाओं के साथ राजाओं को हरा दिया, ऐसा कर दिया, क्योंकि उनका काम अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना था, आश्रयदाताओं की स्तुति करना था, जो अपने आश्रयदाताओं की स्तुति करते थे। तो कारण ऐतिहासिकता का अभाव वहां पर देखने को मिला। अगली विशेषता आप यूं लिख सकते हैं कि आश्रयदाताओं की स्तुति या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अगली तीसरी विशेषता कि इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा मुक्त कंठ से की। कुछ नहीं देखा कि राजा गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, राजा पराक्रमी है, बलशाली है या फिर डरपोक है। नहीं, उनके राजा जो उनको पैसे देते थे, जिनके आश्रय में वो रहते थे, उनका राजा हमेशा पराक्रमी होगा, उनका राजा हमेशा बलशाली होगा, क्योंकि उनका काम अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना था, सिर्फ एकमात्र। क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी, अगर वो प्रशंसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? राजा उनको अपने दरबार से निकाल देंगे। उनकी रोजी रोटी का सवाल था। साहित्यकार तो आश्रय में नहीं रहता है, साहित्यकार किसी से पैसे नहीं ले लेता है, परंतु उस समय आश्रय में रहते थे और आश्रय दाताओं की प्रशंसा करते थे, उनकी स्तुति करते थे। गलत, अगर वो गलत करेगा तब भी वो उनके लिए सही था। तो आश्रयदाताओं की स्तुति करना भी इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो रही है। अगली विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। इस काल में युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिला। इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई उसमें युद्ध ही युद्ध थे। एक राजा युद्धों के कारण, क्योंकि उस समय युद्धों का बोलबाला था, चारों ओर युद्ध हुआ करते थे। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देता था। युद्ध के दो कारण थे। नंबर एक, अपने सीमाओं का विस्तार करना, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना। राजा अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और उसके जो राजा था, सीमावर्ती जो राजा था, जो कमजोर राजा था, उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे और उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण था नारी के खातिर युद्ध हुआ करते थे। जिसकी भी बहू बेटी को वो सुंदर देखते थे, उनके घर में जाकर वो तलवार चला देते थे और उनकी बहू बेटी को उठाकर ले जाते थे। जिसने भी उसका विरोध किया उसकी गर्दन कलम कर देते थे। तो दो कारण युद्धों के हुए। तो युद्ध होते थे, नारियों के कारण युद्ध होते थे और अपने सीमाओं के विस्तार के कारण जो थे युद्ध होते थे। तो ये भी युद्धों का सजीव चित्रण जो है इस काल में हमें देखने को मिलता है। युद्ध के कारण मैंने आपको दो बता दिए। उसका बाद है संकुचित राष्ट्रीयता। अगला पॉइंट है संकुचित राष्ट्रीयता। तो संकुचित राष्ट्रीयता में आपने क्या लिखना है? संकुचित राष्ट्रीयता थी उस समय, अर्थात एक छोटे से राज्य को ही राष्ट्र मान लिया जाता था। उसके बाद क्या हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं था। छोटा सा राज्य, जैसे हमारे अभी राज्य है, अभी हिमाचल है, तो उसको ही राष्ट्र मान ले। पंजाब में क्या हो रहा है या छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना, वो अलग है। राष्ट्रीयता नहीं थी, संपूर्ण संकुचित थी। राष्ट्रीय एक संकुचित दायरा, उसका दायरा बहुत कम था, राष्ट्रीयता का दायरा बहुत कम था। इस कारण जो है संकुचित राष्ट्रीयता इस काल में हमें देखने को मिली, क्योंकि अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र मान लेते थे। उसके बाहर क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, मार रहा है, बाढ़ आ रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है उनको। तो संकुचित राष्ट्रीयता जो है इस काल में एक बहुत बड़ी विशेषता जो है वो देखने को मिली। ठीक है, अगला विशेषता है वीर और श्रृंगार रस का वर्णन। इस काल में वीर और श्रृंगार रस का वर्णन हुआ। वीर रस जो अपनी वीरता, अपने वीर रस, जहाँ पर वीरता होती है वहाँ पर वीर रस होता है। तो वो अपने राजाओं की वीरता, अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, अपने राजा को वीर बताते थे कि बहुत वीर है, बलशाली है, पराक्रमी राजा है। तो वीर रस का वर्णन करना, स्वाभाविक रूप से वीर रस का वर्णन आएगा ही आएगा। जहाँ पर वीरता दिखानी है वीर रस का वर्णन आएगा। उन्होंने अपने राजाओं को वीर बताया और वीर रस का वर्णन यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा श्रृंगारी कवि थे, कभी भी श्रृंगारी थे, राजा श्रृंगारी थे और श्रृंगार का वर्णन करना उनके स्वाभाविक रूप से उनके काव्य में आया। श्रृंगार रस उनके काव्य में आया। कारण राजा जो थे श्रृंगारी हुआ करते थे। एक एक राजा, अनेक पत्नियां, अनेक रानियां उनकी होती थी। ना सिर्फ राजा जो कि राजाओं के इर्द गिर्द रहते थे, उनके पास ही बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी स्त्रियां होती थी। जिसके पास जितनी स्त्रियां होंगी उसको उतना ही बलशाली मान दिया जाएगा।
तो वीर रस का वर्णन करना और श्रृंगार रस का वर्णन करना उस समय की मांग थी। राजा श्रृंगारी थे और वीरता का वर्णन उस काल में देखने को मिला हमें। तो वीर और श्रृंगार रस जो है ये भी इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो मानी जाती है। अब प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन, दो रूप होते हैं प्रकृति के, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। तो आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण जो है इस काल में हुआ। प्रसंगवश प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण कहीं देखने को नहीं मिलता है जैसा कि छायावाद में हुआ। छायावाद में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण मिलता है, प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण जो है कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो यहां पर प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन चित्र जो है हमें देखने को मिला, इस काल में देखने को मिला है। ठीक है, स्वतंत्र चित्रण प्रकृति का बहुत कम स्थानों पर स्वतंत्र चित्रण जो है प्रकृति का मिला। प्रकृति के बारे में ही कविताएं लिखी, उसको स्वतंत्र चित्रण कहते हैं, वो ऐसा बहुत कम इस काल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। अगला है रासो ग्रंथ। आप पढ़ते हैं इस काल में रासो ग्रंथ। रासो का नाम बहुत है, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो रासो क्या है? अब रासो जो है काव्य का पर्यायवाची है। रासो काव्य का पर्यायवाची है, जैसे परमाल काव्य, खुमान काव्य, तो काव्य का पर्यायवाची जो है रासो मान लिया गया है। ठीक है, कुछ लोग जो है रासो जो है मानते कि रस और रसायन से जोड़ देते हैं, कि रस और रसायन से भी रासों का जो है वो जोड़ देते हैं। मूल रूप से रस जो है वो एक छंद था अपभ्रंश में। रस जो था एक छंद था और धीरे धीरे जैसे रसायन आया तो धीरे धीरे इसका जो पर्यायवाची बन गया वो काव्य पर्यायवाची बन गया। तो कुल मिलाकर रासो जो है वो काव्य का पर्यायवाची रूप जो है हम मान लेते हैं। तो इस काल में हमें रासो ग्रंथ जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो रासो ग्रंथ ये भी इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और फिर उसके बाद काव्य के दो रूप, काव्य के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है मुक्त काव्य, एक होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध भी है और मुक्त काव्य भी। कईयों ने प्रबंध काव्य लिखे, कईयों ने मुक्तक लिखे। मुक्तक मतलब एक मुक्त रचना, छोटी सी रचना मुक्तक, और प्रबंध जो कि प्रबंधात्मक बहुत बड़ी रचना, प्रबंधात्मक रचना। तो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य जो हैं इस काल में हमें देखने को मिलते हैं। काव्य के दो रूप हैं, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्त काव्य। मुक्त काव्य होता है मुक्त कंठ से, मुक्त रूप से किसी चीज की एक छोटा सा रूप देकर उसकी व्याख्या करना, और प्रबंध पूरी प्रबंधात्मकता जो है बहुत लंबी चौड़ी जिसकी कहानी होती है उसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं। तो दोनों रूप इस काल में हमें देखने को मिले। मुक्त काव्य भी देखने को मिला और प्रबंध काव्य भी इस काल में हमें देखने को मिला। अगला पॉइंट है जन जीवन से कटा हुआ काव्य, जन जीवन से संपर्क का अभाव। ये काव्य जो था जन जीवन से कटा हुआ था। आम जनता का जिक्र इस काव्य में नहीं होता है, आम जनता की बात इस काव्य में नहीं होती है। कारण इस समय के जो कवि थे वो राजा के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे, राजा के दरबार में रहते थे और राजा उनको आश्रय देते थे, और उनके पास राज दरबार से बाहर जाने का समय ही नहीं था। उनके काम राजाओं की स्तुति करना था, राजाओं की प्रशंसा करना था। उनके पास समय नहीं था कि आम जनता के बीच में जाएं, आम जनता किस तरह से अभावों में जी रही है, किस तरह से गरीबी में जी रही है, कैसा जीवन आम जनता का है, वो समय उनके पास नहीं था। इसलिए आम जनता से कटा हुआ काव्य, आम जनता अमीरी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, किस तरह से खा रहा है, किस तरह का रहन सहन है, वो इस काव्य में हमें देखने को नहीं मिलता है। इस कारण ये जो काव्य था आम जनजीवन से कटा हुआ काव्य था। जन जीवन से संपर्क का अभाव इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, आम लोगों से कटा हुआ काव्य, क्योंकि काव्य तो आम जनता से जुड़ा हुआ काव्य होना चाहिए, परंतु ये काव्य आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं था। ये काव्य आम जनता से कटा हुआ काव्य जो है वो माना जाता है, क्योंकि वो दरबारी कवि हो गए थे, दरबार में रहते थे। ठीक है, तो अगली विशेषता है आम जनता से कटा हुआ काव्य। अगला है छंदों का प्रयोग। अब
छंद जो है हर एक उसमें प्रयोग हुए, हर एक काल में छंदों का प्रयोग हुआ। भक्ति काल में भी आया, आदि काल में भी आया, रीति काल में भी आया और आधुनिक काल में भी हो रहा है। परंतु जितना प्रयोग छंदों का विविध मुख प्रयोग इस काल में हुआ, बहुत ज्यादा प्रयोग छंदों का हुआ आदि काल में। इस काल में दोहा, तोटक, तोमर, रोला, छप्या, गाथा, अनेक छंद, जितने भी छंद थे, छंदों का प्रयोग हुआ, रसों का प्रयोग हुआ, अलंकारों का प्रयोग हुआ। जितना छंदों और अलंकारों का प्रयोग हुआ उतना शायद ही किसी काल में हुआ। तो छंदों और अलंकारों का विविध मुख प्रयोग जो है इस काल में हमें देखने को मिलता है। और इसकी अंतिम विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल भाषा जो थी राजस्थानी मिश्रित भाषा थी, और चारण और भाट जो कवि इस काल में हुए उन्होंने डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया, क्योंकि डिंगल और पिंगल भाषा जो थी इनके भावों को व्यक्त करने के लिए इनको सबसे उपयुक्त लगी। इसलिए इस काल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग जो है वो हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको विशेषताएं बताई, आदिकाल की 10 या 11 विशेषताएं बताई। ये बहुत जरूरी विशेषताएं हैं। ठीक है ना, इनको पॉइंट आपने बनाने हैं। जैसे नंबर 1 संदिग्ध रचनाएं, उसके बाद स्निग्ध रचनाओं के बारे में लिखना है। उसके बाद ऐतिहासिकता का अभाव, नंबर 2। नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण। नंबर 4 संकुचित राष्ट्रीयता, वीर और श्रृंगार रस, प्रकृति का चित्रण, रासो ग्रंथ, काव्य के 2 रूप, जनजीवन से कटा हुआ काव्य, छंदों का प्रयोग, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने पॉइंट लिखने, उसके बाद उनकी व्याख्या जो है वो करनी है। आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल की विशेषता बहुत ज़रूरी है और इनको आप याद कर लेंगे तो आपको जीवन में जो है आदिकाल के प्रश्नों को हल करने में बहुत बड़ी मदद जो है वो मिलेगी। तो आदिकाल की विशेषताएं आपने पूरी तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।